नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो भारत के एक खुफिया मिशन से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में कुछ साल पहले ही चलाया गया था। और आप जान जाइए कि इस जो मिशन है इसको चलाने की आवश्यकता क्यों इतनी पड़ी, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारने तक की पूरी प्लानिंग इसमें बना ली गई थी। और ये हमारे देश के लिए कितना घातक था और कितना खतरनाक था, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ, क्या है ऑपरेशन ऑक्टोपस, हाउ डिड अजित डोभाल प्लान्स हिज मास्टर स्ट्रोक फॉर पीएफआई। और ये कितने बड़े पैमाने पे भारत में कार्य कर रहा था, इस वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि इसके घर वाले कुछ समझ पाते, दिल्ली पुलिस के पहलवान इस आदमी को बाहर खड़ी एक वैन में डाल यहाँ से गायब हो जाते हैं। अपने पति को ऐसे किडनैप होते देख इस आदमी की पत्नी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। जल्दी 10-15 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और अपने पड़ोसी को बचाने के लिए बाहर जाने वाली गली की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अपने इस मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाते। ये रियल स्टोरी है। दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज शाहीन बाग के इस मोहल्ले को चारों तरफ से घेर चुके थे। कमांडोज जिन्हें केवल एक ही ऑर्डर दिया गया था कि ना ही कोई इस मोहल्ले से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर। शाहीन बाग में रहने वाले लोगों को आज पता चलने वाला था कि उनके इस इलाके के बारे में कही जाने वाली वो कहावत आखिर कितनी ज्यादा गलत है। आज की सुबह शाहीन बाग के एक नहीं बल्कि कई मोहल्लों को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया था और इन मोहल्लों में रहने वाले 12 लोगों को आज एक साथ एक समय पर उठा लिया गया था। शाहीन बाग में रहने वाले 12 लोग जिनकी पहचान तो अलग अलग थी, लेकिन इनका अपराध बिल्कुल एक था। ये सभी के सभी पीएफआई के लिए काम कर रहे थे। ये सभी की सभी गिरफ्तारियां एनआईए और ईडी के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत की जा रही थी। देश के 15 राज्यों में एक साथ एक समय पर लॉन्च किया गया एक ऑपरेशन जो इतना ज्यादा सीक्रेट था कि 12 घंटे पहले तक लोकल पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। एक ऑपरेशन जिसे आरएनडब्ल्यू और आईबी की सहायता से खुद गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने प्लान
पीएफआई के इतिहास पर एक नजर डालते ही सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में आएगा वो ये कि आज तक इसके ऊपर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया। चाहे वो केरल के मराठ बीच पर हुआ हिंदू नरसंहार हो या फिर शिमोगा का चाकू कांड, पीएफआई के लिए केंद्र और राज्य में बैठी हमारी सरकारें हमेशा नेत्रहीन ही क्यों बनी रहीं। पीएफआई के इतिहास और विस्तार को समझने के लिए आप यहाँ क्लिक कर इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा। आईबी और आरएनडीडब्ल्यू जैसी एजेंसी सालों से पीएफआई के ऊपर अत्यंत चिंताजनक इंटेलिजेंस इनपुट्स देती आ रही हैं। केरल हाईकोर्ट ऑन रिकॉर्ड पीएफआई को एक हिंसक और अतिवादी संगठन करार दे चुकी है। खुद केरल पुलिस हाईकोर्ट में पीएफआई के ऊपर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े जमा करा चुकी है, तो फिर पीएफआई के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? वो इसलिए क्योंकि पीएफआई के ऊपर बैन लगाने का मतलब था माइनॉरिटी वोट बैंक को नाराज करना, और ऐसा करने की हिम्मत तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में कभी थी ही नहीं। आधिकारिक रूप से तो पीएफआई का जन्म 2007 में हुआ, लेकिन उससे पहले यह संगठन एनडीएफ और आईएसएस के रूप में देश भर में वर्दीधारी परेड्स निकालता रहा, दिन दहाड़े हिंदू नेताओं को अत्यंत क्रूर तरीके से मारता रहा, दंगे करवाता रहा, हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाता रहा और विदेशी फंडिंग से हथियार और गोला बारूद के अंबार लगाता चला गया। ये सब होता रहा, लेकिन आज तक कोई पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? आज पीएफआई ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपने हाथों से बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ गई। एनएस से अजीत डोवल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएफआई के ऊपर बैन लगाना तो चाहते थे, लेकिन अभी नहीं बल्कि 2023 में। यदि पीएफआई ने अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बरता होता, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश ना की होती, तो शायद उसको 1 साल का जीवन दान और मिल गया होता। लेकिन विदेशी फंडिंग और सपोर्ट के नशे में चूर ये अतिवादी संगठन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा जिन्हें और अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वैसे तो पीएफआई के इतिहास की किताब नफरत और खून में सने पन्नों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात की जाए तो पीएफआई से जुड़ी कुछ घटनाओं को निर्णायक जरूर कहा जा सकता है। को होश उड़ा देने वाले कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होते हैं, जिनमें भारत को एक हिंदू मुक्त इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान विस्तार में लिखा हुआ था। ऐसे ही 7 पन्नों वाले एक डॉक्यूमेंट का टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। अतहर परवेज और मोहम्मद जलाउद्दीन से मिली जानकारी के आधार पर पीएफआई के और भी कई ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया जाता है। इन सबको एक साथ एक कमरे में बिठा सलीके से पूछताछ की जाती है और तब जाकर यह खुलासा होता है कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके बिहार दौरे के दौरान पीएफआई द्वारा खत्म करने की योजना बनाई जा रही थी।
आईबी से मिले इनपुट के आधार पर 15 जुलाई 2022 के दिन एक मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया जाता है। पीएफआई का एक मेंबर जिसके फोन में गजवाए हिंद नामक व्हाट्सएप ग्रुप और इस ग्रुप से जुड़े अनेकों अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स मिलते हैं। इस ग्रुप में पोस्टेड मैसेज इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पीएफआई की पकड़ वाले राज्यों की एटीएस और सीआईडी को तुरंत हाई अलर्ट मोड में जाने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। 15 जुलाई के ही दिन बिहार पुलिस पटना के सब्जी बाग में स्थित पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के ऑफिस पर छापा मारती है। पीएफआई की इस राजनीतिक पार्टी के ऑफिस से एक बड़ी मात्रा में राष्ट्र विरोधी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट जिनकी जांच पूरी होने के बाद 20 राज्यों के 90 से ज्यादा शहरों में पीएफआई के नेटवर्क को 24/7 सर्वेलेंस में डाल दिया जाता है। एक साथ छापे पड़े थे सारे जगहों पे। बिहार और यूपी पुलिस की शुरुआती रेड्स के बाद पीएफआई के ऊपर नकेल कसने का जिम्मा अब एनआईए को सौंप दिया जाता है और 28 जुलाई के दिन एनआईए पटना, दरभंगा, चंपारण, नालंदा और मधुबनी में कुल 10 जगह छापे मारती है। दरभंगा की रेड्स में नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम नामक 3 पीएफआई मेंबर्स के घरों से मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और डॉक्यूमेंट्स के रूप में अत्यंत ज्वलनशील सबूत बरामद किए जाते हैं। पीएफआई के विरुद्ध इकट्ठा किए गए सबूत ही कारण थे कि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए को पीएफआई के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा करने के लिए एक साथ बैठना ही पड़ता है। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग में आईबी चीफ तपन डेका और आरएनएडब्ल्यू के हेड सामंत गोयल को भी बुलाया गया था। अमित शाह चाहते थे कि पीएफआई के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पहले उसके लीडर्स के ऊपर हर प्रकार की बारीक से बारीक जानकारी इकट्ठा कर ली जाए। वो कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, दिन भर में किस किस से मिलते हैं, कितनी बार नमाज पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, उनके घर और दफ्तरों में किस किस का आना जाना है, उनके परिवार में कितने लोग हैं और वो क्या क्या करते हैं। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को पीएफआई से जुड़ी इस प्रकार की हर जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे दिया जाता है। आईबी और आरएनएडब्ल्यू को इंटेलिजेंस कलेक्शन का जिम्मा सौंपने के बाद एनएसए अजीत डोवल राजनीति की बिसात पर पीएफआई के विरुद्ध वो ही धार्मिक चाल चलना शुरू कर देते हैं जिसे वो खुद दशकों से खेलता आ रहा था। पीएफआई के ऊपर कोई भी कार्यवाही करने से पहले एनएसए डोवल उसके पीछे से आम मुसलमान की सपोर्ट कमजोर करना चाहते थे और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो 29 जुलाई के दिन एआईएसएससी द्वारा आयोजित इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं। एक कॉन्फ्रेंस जिसमें देश के कुछ सबसे बड़े मुसलमान नेताओं द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर पीएफआई के ऊपर तुरंत बैन लगाने की मांग की जाती है। अजीत डोभाल साहब से बात की मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सर सुजाता काउंसिल की जानिब से पिछले 2 साल से हम एक बार बारहा अपने अवसर से जा रहे हैं कि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन पर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए। इनका जो भी प्लान होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। एक तरफ अजीत डोवल धार्मिक नेताओं के रास्ते पीएफआई के पीछे से आम मुसलमान का समर्थन कमजोर करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आईबी और आरएनएडब्ल्यू, एनआईए और ईडी के साथ मिल पीएफआई की कुंडली तैयार कर रहे थे और इसका शुभ आरंभ केरल और कर्नाटक से किया गया था। भारतीय एजेंसीज जानती थी कि इन दोनों ही राज्यों में पीएफआई की जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ पीएफआई के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करना अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। इसी के चलते आईबी और आरएनएडब्ल्यू पीएफआई में काम कर रहे अपने अंडरकवर एसेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इन एसेट्स को पीएफआई के नेताओं की दिनचर्या और गतिविधियों के ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार दिन गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो दिल्ली के लिए वापस नहीं निकलते बल्कि एक टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए वहीं रुक जाते हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ होने वाली इस मीटिंग में पीएफआई के अंत की शुरुआत पर चर्चा की जानी थी। इस मीटिंग के 3 दिन बाद पीएफआई के ऊपर बैन कैसे लगाया जाए इस स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए एक एक्शन टीम का गठन कर दिया जाता है। इस टीम में दिल्ली और कर्नाटक के ऑफिसर्स के अलावा इंटेलिजेंस के लोगों को भी शामिल किया गया था। इनके अलावा इस टीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पोस्टेड ऐसे ऑफिसर्स की एक सूची भी तैयार की गई थी जो पहले भी इस प्रकार के संवेदनशील केसेस में काम कर चुके थे। इस मल्टी एजेंसी स्क्वाड को अब कई मोर्चों पर पीएफआई से युद्ध लड़ना था और वो भी सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे देश में। इन ऑफिसर्स का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठा करना था जिनका इस्तेमाल कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई रूपी सांप का फन
पूरी तरह कुचला जा सके। अगस्त के आखिरी हफ्ते में अमित शाह और अजीत डोवल इस एक्शन टीम के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें आईबी और आरएनएडब्ल्यू के हेड्स भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान पीएफआई के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों के ऊपर विस्तार में चर्चा की जाती है। आईबी चीफ तपन डेका गृह मंत्री के सामने अपने अंडरकवर एसेट्स द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें संगठन के सभी छोटे बड़े ऑपरेटिव्स के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। इस मीटिंग के बिल्कुल अंत में एनएस से अजीत डोवल की तरफ देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, तो डोवल साहब बताइए, इस ऑपरेशन के लिए कोई नाम वाम सोचा है? हाँ सर, कुछ सोचा तो है। वो पीएफआई की तरह ये ऑपरेशन भी इतने राज्यों में फैला हुआ है, इतनी सारी एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि ऑक्टोपस नाम ठीक रहेगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस। लेकिन जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया उसके बाद ही सबको पता चला था कि कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका नाम पहले किसी को पता नहीं चला। काफी देर तक कुछ सोचते रहते हैं और फिर पानी के कुछ घूंट भरते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप सब कई महीनों से मेहनत कर रहे हो और इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी उतावले भी हो, लेकिन हमें इसी उतावलेपन से खुद को बचाना है। याद रहे कि हमारा एक गलत कदम हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। बस कुछ घंटे बाद हमारा इम्तिहान शुरू होने वाला है और हमारी एक छोटी सी चूक पीएफआई के नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर सकती है। जाइए और अपने इस ऑपरेशन को पूरा कीजिए। माँ भारती आपके साथ है। रात में इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक्शन टीम के स्टेट लेवल ऑफिसर्स अपने अपने राज्यों के पुलिस के साथ ये जानकारी शेयर कर देते हैं। इस समय तक राज्यों के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ये तो पता था कि जल्दी पीएफआई के ऊपर कुछ कार्यवाही की जानी है, लेकिन ये एक्शन कहां और किस किस के ऊपर होने वाला है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। आईबी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पुलिस डिपार्टमेंट्स में पीएफआई सेंध लगा चुकी थी। यानी कि इन राज्यों में कई पुलिस वाले ऐसे थे जो पीएफआई के सक्रिय मेंबर्स बन चुके थे। इसका मतलब ये था कि पीएफआई के नेतृत्व को ऑपरेशन ऑक्टोपस की खबर लगने का पूरा अंदेशा था। राज्यों की पुलिस को बिल्कुल अंतिम क्षण तक अंधेरे में रखने का दूसरा कारण ये भी था कि पीएफआई को लेकर पुलिस वालों में खौफ भी पसरा हुआ था। कई राज्यों के पुलिस ऑफिसर्स पीएफआई से बहुत ज्यादा डरे हुए थे।
उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि यदि उन्होंने पीएफआई के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो उसके हथियारबंद कैडर उनसे और उनके परिवार से बदला लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए इन 15 राज्यों में एक डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक करने के बाद एनआईए और ईडी ने खुद अपने हाथों से एक पुलिस वाले को चुना था। अपने अपने राज्यों के कुछ सबसे दबंग ऑफिसर्स को उन टीम्स का हिस्सा बनाया गया था जिन्हें समय आने पर पीएफआई के ऊपर रेड्स करनी थी। इक्कीस सितंबर को शाम के लगभग 6 बजे 15 राज्यों के 93 शहरों में स्थित अलग अलग थानों में इंतजार कर गिरफ्तार किए गए 200 से अधिक नेताओं और मेंबर्स के अलावा गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर पीएफआई के 2000 मेंबर्स को अंडर स्कैनर भी डाल दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि अब इन लोगों की दिनचर्या का हर क्षण अथॉरिटीज द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। कोई समारोह आयोजित करने या शहर छोड़ने से पहले इन्हें लोकल थाने से परमिशन लेनी होगी और ये या इनके आने वाली 7 पुश्तों में कोई सरकारी नौकरी तक नहीं कर पाएगा। दूसरा राउंड खत्म होने के 24 घंटे बाद आखिर वो क्षण आ ही जाता है जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था। गृह मंत्रालय की तरफ से पीएफआई के ऊपर 5 साल के लिए बैन लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। पीएफआई के साथ 8 और अतिवादी संगठनों के ऊपर भी बैन लगाया जाता है। संगठन जिनके खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए थे। अपने ऊपर बैन लगने के केवल कुछ ही घंटे बाद पीएफआई का स्टेट जनरल सेक्रेटरी ए अब्दुल सत्तार एक बयान जारी कर पीएफआई को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर देता है। वैसे तो अब हजारों कारण ऐसे गिनवाए जा सकते हैं जिन्होंने पीएफआई के ऊपर बैन लगवाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई होगी, लेकिन अगर अजीत डोवल के करीबी सूत्रों की मानी जाए तो पीएफआई द्वारा सीए, एनआरसी और हिजाब को लेकर जो झूठ से भरे डिसइंफॉर्मेशन अभियान चलाए गए, दिल्ली समेत कई राज्यों में जो हिंसा फैलाई गई,
करना तो दूर की बात, ऐसा सोचने से पहले भी हर आदमी की आत्मा कांप जानी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे करोगे, पर मैं प्रधानमंत्री को एक वचन देने जा रहा हूं कि आज से 90 दिन के अंदर अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोच लो कि कितने बड़े पैमाने पे ये ऑक्टोपस ऑपरेशन चलाया गया था और इसकी जड़ें कितनी गहरी थी हमारे भारत देश में। जो ऑर्गेनाइजेशन, आप सोचो कि प्रधानमंत्री की मारने का पूरा प्लान तैयार कर रहा हो, ठीक, वो अपने आप में ही कितना बड़ा रहा होगा। और इसको सपोर्ट कर, इसका अपना स्लीपर सेल्स लोग आपने तैयार कर लिए थे और हर राज्य की लगभग सारे ज़िलों में ये अपना खुद का एक ऑफिस डाल चुके थे। और ये सोचिए कि जो हमारे देश का एक पोर्शन है, जिसे बंगाल से जो 7 राज्य लगे होते हैं, जहाँ पे उसको हम चिकन नेक बोलते हैं क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ जो 7 राज्य हैं, उनको जो बंगाल और असम की जो जोड़ती है सीमाएं, वो बहुत ही नैरो सेक्शन है, बहुत पतला वो एरिया है। तो सोच रहे थे कि अगर वो उस पर कब्जा कर लेते हैं तो भारत को, इन 7 राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। सोचो आप, इतनी बड़े लेवल की पीएफआई की प्लानिंग होती थी। और ये सब ऐसा नहीं था कि ये जो पीएफआई था वो कुछ सालों में खड़ा हुआ, बहुत सालों में खड़ा हुआ। और इसको कोई, इसके पहले जो सरकारें थीं, कभी भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि उनका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। और एक सोचो कि इतना पैर फैला लिए थे कि मतलब कहीं पे भी आंदोलन कर देना और कहीं पे भी किसी की हत्या कर देना, ये मतलब काफ़ी, मतलब हर महीने होने लगा था। और बात तब बिगड़ गई जब भारत के प्रधानमंत्री को मारने की इन्होंने प्लानिंग कर ली थी। जब आईबी और रॉकी, जब इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट दी तो इस पे एक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और आप जानते हैं कि भारत के जितने भी ऑपरेशंस इधर बीच, अपना सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ये सारी चीज़ें जो बनाई गई थी, उसमें अजीत डोभाल का, जो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड उनको कहा जाता है, बहुत ही मुख्य भूमिका थी। और उन्होंने इसको भी इतने ऑपरेशन ऑक्टोपस को इतने बेहतरीन तरीके से वो दिया था, अंजाम दिया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। बाकी आपने देखा कि इसको कितने बड़े पैमाने पे चलाया गया था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको भी इसमें कोई भी ऐसी नॉलेज हो जो आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।